नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नई एमसीक्यू सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। कल मैंने विस्तार से इसके बारे में बताया था, अलग से वीडियो बनाकर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि इस सीरीज़ में करेंट अफेयर के टॉपिक्स भी शामिल किए जाएंगे, यानी कि वहाँ से प्रश्न होंगे, और साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन के भी टॉपिक्स लिए जाएंगे, वहाँ से प्रश्न लिए जाएंगे। और इसी से संबंधित दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं कि बस करेंट अफेयर मन कर दिया किसी टॉपिक को लेने का तो ले लिए, स्टैटिक पोर्शन से मन कर दिया तो ले लिया, ऐसे नहीं होगा। वही टॉपिक्स लिए जाएंगे जिनसे अगले एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और तीसरी बात यह है कि इसके पहले जो मिनी टेस्ट सीरीज़ चल रही थी जिसको बंद कर दिया गया, उसमें क्या था कि आईएएस के लिए अलग से चल रही थी, पीसीएस के लिए अलग। ये सीरीज़ यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है और पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये तीन बातें ज़रूरी बातें हैं इससे रिलेटेड। एक चौथी बात भी है जो इससे संबंधित नहीं है, वो है मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ से संबंधित। बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस समय आंसर राइटिंग की वीडियो आती है, अभी ये तो एमसीक्यू नई सीरीज़ शुरू हो गई। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सीरीज़ बंद नहीं होगी, ठीक है ना। कल से इसी समय पे आंसर राइटिंग वाली वीडियो आएगी, क्योंकि मैंने बता दिया था कि कल से, यानी कि आज से, कल वीडियो मैंने बनाया था और बताया था कि कल से वीडियो आएगी ये वाली। तो ये मैंने कह दिया था कि वीडियो आएगी, तो आज काफ़ी काम में मैं व्यस्त था, इसको रिकॉर्ड करने में देरी हो गई, तो इस समय ये वीडियो आ रही है। कल से इसकी टाइमिंग जो होगी वो होगी सुबह 11 बजे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब सीधे प्रश्न पे आते हैं। ये करेंट अफेयर का प्रश्न है, चर्चा में बात थी तो यहाँ से प्रश्न बन गया। ध्यान से समझिए, इसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, इसको एनडीटी कहते हैं, निगलेक्टेड जो है, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन, यह संक्रमणों का एक समूह है जो केवल अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों में, विकासशील क्षेत्रों में प्रचलित है। दूसरा कथन, ये रोग विभिन्न प्रकार के रोग जनकों जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, परजीवी है, इनके कारण होते हैं। और तीसरा कथन, विश्व स्तर पर काफ़ी छोटी आबादी इन बीमारियों से प्रभावित है। आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। जब मैं बोल रहा हूँ बीच में, आराम से वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए मुझसे पहले। अब देखिए इसमें ट्रिक कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। पहला कथन देखिए, यह संक्रमणों का एक समूह है जो केवल अफ्रीका और एशिया के विकासशील क्षेत्रों में प्रचलित है। जब ये उष्णकटिबंधीय रोग है, ठीक है, तो क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अफ्रीका और एशिया के ही क्षेत्र में है? ये यहाँ से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से नहीं समझ पाए तो कुछ एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, मैंने बताया था कि अगर ऐसा कुछ है तो आप ध्यान दीजिएगा, वो गड़बड़ हो सकता है। केवल यहीं पर है। अगर आप मान लेते हैं कि ये कथन गलत है, जो कि है भी, तो आप देखिए यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। आप 50% सही होने की जगह पे आ गए, यानी कि आप ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी और सी में से कोई एक होगा। अब देखिए, ये रोग विभिन्न प्रकार के रोग जनकों जैसे कि इनसे होते हैं, ये सही है, ठीक है। दूसरा कथन सही, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो पटाख से सही पे आ जाएंगे। और तीसरा जो है, विश्व स्तर पर एक काफ़ी छोटी आबादी से प्रभावित है, जी नहीं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वैसे भी बड़ी घनी आबादी है, ठीक है ना। और इसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादातर गरीब देश हैं, तो ये तो कथन जो है ये कथन गलत हो गया। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी। बाकी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ। देखिए बीच बीच में यहाँ भी कुछ चीज़ें आएंगी व्याख्या में, तो मैं बता दूंगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए, ये संक्रमण का एक समूह है, हमने देखा अभी, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका के विकासशील देशों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में सबसे सामान्य है। कुछ दोस्तों के लिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ये चीज़ लिखी है अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में, तो यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सामान्य तौर पर जब हम अमेरिका कहते हैं तो यूएसए दिमाग में आता है, अमेरिका का मतलब यूएसए नहीं है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैं अमेरिका का मैप अच्छे से नहीं बना पाऊँगा, बस समझाने के लिए ऐसे कर दे रहा, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है ना। और ये जो है, मान लेते हैं यहाँ से थोड़ा ऊपर से हटा दिया, ठीक है ना। ये बीच में थोड़ा और गैप होना चाहिए था। ये नीचे का दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये पूरा जो है, इसको हम अमेरिका ही कहते हैं। ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तर अमेरिका है। अब दक्षिण अमेरिका में ज़्यादातर देश विकासशील देश हैं। उत्तर अमेरिका में मैक्सिको है, वो विकासशील देश है। बाकी इधर कनाडा
और यूएसए विकसित देश हैं। तो इस क्षेत्र की बात हो रही है। इसमें मैक्सिको भी आ जाएगा, इधर के भी देश आ जाएंगे, ब्राज़ील वगैरह, ठीक है ना। तो इसकी बात हो रही है। बाकी अफ्रीका एशिया तो आप जान ही गए, यहाँ पे सामान्य है। और ये जो विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पे उमस बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे क्षेत्रों में बीमारियाँ होती हैं जहाँ लोगों के पास स्वच्छ पानी या मानव अपशिष्ट के निपटान के लिए सुरक्षित तरीके नहीं है, लैट्रिन वगैरह की सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ देखिए स्वच्छ भारत अभियान से पहले की दशा और अभी बदलाव हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये चीज़ इसकी वजह से भी होता है। उमस की वजह से कई सारी छोटी छोटी चीज़ें नहीं कहना चाहिए, छोटे छोटे जीव, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब जो है पनपने लगते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये रोग विभिन्न प्रकार के रोगजनकों यानी कि इनके द्वारा फैलते हैं और वैश्विक स्तर पर 1 अरब से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रश्न बनाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, आप पढ़ लेते हैं एक बार। ये रोग जो है रोकथाम योग्य हैं, उपचार योग्य हैं। हालांकि ये रोग और गरीबी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इनके जटिल अंतर संबंध विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के कारण बने हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि गरीबी तो है ही, ऊपर से रोग हो गया, यहाँ की पारिस्थितिकी ऐसी है कि वो और बीमारियाँ पैदा कर सकती है ये उमस वाली। तो इससे बहुत जो है सामाजिक, आर्थिक और कई तरह के नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। चलिए, कुल 20 बीमारियां हैं जिनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पूछा गया है और कहा गया है बताइए कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। यहाँ एक मैं बहुत अच्छी बताऊँगा ट्रिक आपको जो काम आएगी एग्जाम में। पहली बात, यह कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम और निषेध निवारण अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। किस कानून के तहत इसे बनाया गया वो कहा गया है, ठीक है। यह मामलों की जांच के लिए स्वतः कार्रवाई नहीं कर सकता है, ठीक है। अब पूछा गया कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे एक तथ्य की जानकारी आपको होनी चाहिए, तब ये कथन आप जान पाएंगे सही है कि गलत है। वैसे ये गलत है, इसके लिए दूसरा कानून बनाया गया, तो ये पहला कथन गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब आप 50% पे हैं। कुछ मामलों की जांच के लिए स्वतः कार्रवाई नहीं कर सकता है। यहाँ आपको समझना होगा कि जब भी किसी आयोग से प्रश्न बनाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, और ये लाइन लिखी जाती है स्वतः संज्ञान लेके स्वतः कार्रवाई की बात होती है, तो ज़्यादातर ऐसे आयोग हैं जो मामलों की स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकते हैं, उनकी जाँच कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस तरह का मतलब ये नेचर ही होता है। बहुत कम ऐसी संस्थाएं हैं, आयोग हैं जिनको ये अधिकार नहीं दिया गया है। तो यहाँ से आप कॉमन सेंस लगा लीजिएगा, ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए, इसका डी हो गया। ये लाइन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, बाकी चीज़ें यहाँ आप पढ़ लीजिएगा। ये अधिनियम बना था 1990 में, इसके तहत इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन अगर पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ज़्यादातर ये वाला पूछा जाता है कि कब स्थापना हुई थी, 1992 में। उसका सही उत्तर है कानून बना था 1990 वाला, ठीक है, 90 पे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 47 के बारे में ये चर्चा में था काफ़ी ज़्यादा। बिहार में शराबबंदी है, कई सारे मामले आते रहते हैं, तो उस वजह से भी चर्चा में था। बताइए ये कि कौन सा कथन असत्य है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, जहाँ पे लिखा है असत्य है या सही नहीं है, उसे आप निश्चित रूप से ऐसे गोला करिए, वरना जब इधर आते हैं पढ़ने के लिए ना, तो आप भूल सकते हैं कि यहाँ लिखा क्या था, और आप ये मान के उत्तर चुनेंगे कि क्या सही है, फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ असत्य है, इसको हमने गोला कर दिया। अब कहा गया है कि अनुच्छेद 47 में क्या है, इसका जिक्र संविधान के भाग 4 में किया गया है। अच्छा, यह संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत आता है। इसके मुताबिक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए काम करे, और यहीं से किसी भी राज्य को यह अधिकार मिलता है कि वो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा सकती है। बताना है कौन सा कथन गलत है। ये कहा जा सकता है कि अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो मुश्किल हो सकती है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक कथन तो ये सही हो गया, यानी कि ये गलत पूछा है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो ये भी पता होगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं पता होगा। सही उत्तर है इसका ये कि यहीं से राज्य सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वो गौ हत्या पर प्रतिबंध, ऐसा कुछ नहीं है, वो स्वास्थ्य की बात हो रही है।
देखिए 48 में ना, ये 47 की बात हो रही है, अनुच्छेद 48 में ऐसी व्यवस्था है कि कृषि और पशुपालन के लिए आधुनिक प्रणालियाँ अपनाई जाएँ। 48A जोड़ा गया तो उसमें पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई थी। यहाँ पे गौ हत्या और ये सारी चीज़ों की बात नहीं की गई है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ध्यान दीजिएगा। यहीं से किसी राज्य को अधिकार मिलता है कि वह मादक पदार्थों, किसकी बात हो रही है, 47 की, मादक पदार्थों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों और औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर रोक लगाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, सेहत की बात है। नोट में मैंने सारी चीज़ें दी हैं, अगर आपने नहीं लिया है नोट तो ले लीजिए और सारी चीज़ें अच्छे से याद कर जाइए, वहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, आंसर नहीं देखना ठीक है, एक मिनट, कुछ लोगों ने चालाकी की होगी। चलिए यहाँ आते। हाल ही में चर्चा रही सेहत पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है, बताइए। ये करंट में था। रक्षा मंत्रालय, परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या पंचायती राज मंत्रालय। इसका सीधा सा उत्तर होगा रक्षा मंत्रालय। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अभी जान लीजिए और इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर है ए। ठीक है जी, बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी व्याख्या पढ़ने की, मैं खुद पढ़ के आपको बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। यहाँ पे मैं आधा भारत का नक्शा बना देता हूँ समझने के लिए। एक तो है कि इधर से हवाएं आ रही हैं, ठीक है, मानसून आ गया, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी आ रही हैं और देश में बारिश हो रही है। जब मानसून वापस लौट रहा होता है तो बंगाल की खाड़ी से जब हवाएं जाती हैं तो यहाँ से पानी जो है हवा में मिल जाती है और यही हवाएं जब इधर आती हैं तो इस हिस्से में टकराती हैं। गेस कर लिया आपने? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जब मानसून लौट रहा होता है उस समय बारिश होती है, कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। ठीक है जी, इसका उत्तर यहाँ देख लीजिए। ठीक है, अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए इसको कि किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। जलवायु से बड़े प्रश्न आते हैं। इसकी वीडियो मैंने बनाई थी और फिर से और संशोधित करके अच्छी नोट भी दूंगा और अच्छे से इसकी वीडियो भी बनाऊंगा। तो किसी भी जगह की जलवायु कैसे तय होती है? उसकी स्थिति, स्थान, ऊंचाई और समुद्र से दूरी। बताइए, इसका सही उत्तर होगा डी। वैसे भी इसके बारे में मैंने बताया था कि जब भूगोल के प्रश्न पूछे जाएं, पर्यावरण के प्रश्न पूछे जाएं, प्रभाव अगर पूछा जाता है तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये सारे ऑप्शन सही होते हैं। लेकिन ऐसे आंख बंद करके नहीं, अपना भी दिमाग लगाना है। अब देख लीजिए स्थान, अब मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, ये धरती है और ये विषुवत रेखा है। तो जो स्थान ये है, यहाँ पे कोई देश है, कोई जगह है, यहाँ की जलवायु ये अक्षांश और बाकी चीज़ों से की वजह से यहाँ गर्म है, यहाँ पे ठंडी है, तो जलवायु तो प्रभावित होगी ही। ऊंचाई, अब देखिए ऐसे पर्वत है, नीचे जो है ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप ठंडी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, उसके कई कारण उसमें बाद में बात करेंगे, तो इससे भी प्रभावित होता है। समुद्र से कितनी दूरी होगी, इसी से पता चलेगा कि भाई समुद्र से हवाएं आएंगी, बारिश करेंगी तो यहाँ ज़्यादा बारिश होगी, यहाँ कम बारिश होगी, यहाँ नहीं होगी। ठीक है ना, मतलब इधर जाते जाते नमी कम पड़ती जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये समझने वाली बात है। इसके बारे में हम जब जलवायु पढ़ेंगे ना तो विस्तार से मैं बताऊंगा। अच्छा ये समझिए, क्वेश्चन है स्तूपों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ये नहीं वाले पे ध्यान दीजिएगा। पहली बात, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है, टीला। ठीक है, ऐसे स्तूप बनते हैं ना, जैसे मान लीजिए चबूतरा जैसे हो गया ये, तो टीला होता है। स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूषा कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, आर्ट एंड कल्चर में विशेषताओं से, किसी भी स्ट्रक्चर की विशेषता से, जैसे मंदिर वास्तुकला है उससे उसकी विशेषता पूछी जा सकती है, कभी कभी मूर्ति से पूछा जा सकता है। ठीक है ना, पेंटिंग से भी कभी कभी उसकी विशेषताओं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। सी, तीसरा कथन पढ़िए, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने हेतु बना वृत्ताकार पथ जो है वो प्रदक्षिणा पथ कहलाता है और प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता है जिसे वेदिका कहा जाता है। अगर आपने बौद्ध कला के बारे में पढ़ा हो
तो वहाँ पे स्तूप के बारे में विस्तार से बताया गया। इसको मैं कवर करूँगा और नोट में भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं समझ में आएगा, पढ़ा है तो कुछ चीज़ें गेस कर सकते हैं, हो सकता है कि आपने सही उत्तर चुना हो। इसका दूसरा वाला गलत है, इसको धातु मंजूषा नहीं कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखिए, इसका उत्तर मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप आकार में कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते हैं। सभी स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ एक डिब्बे में रखे जाते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं, ठीक है। स्तूप प्रायः इन्हीं धातु मंजूषा के ऊपर रखी मिट्टी का टीला होता है। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया जाता है, ठीक है ना। अब ये कथन पढ़ने में आपको लग रहा होगा कि बी कथन तो सही है, थोड़ा सा ट्रिक है। वहाँ पे धातु की बात हो रही थी, ये मिट्टी का है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि धातु का बना होता है, ये मिट्टी का बना होता है, ये थोड़ा गड़बड़ है। बाकी चीज़ें सही हैं, वेदिका और ये प्रदक्षिणा पथ। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण है। पुराणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, हमारा दिमाग ऐसा है ना कि पढ़ते पढ़ते सब कुछ जैसा है वैसे ही पढ़ते पढ़ते आदी हो गया है ये क्वेश्चन को इस रूप में देखने का कि कौन सा सही है, कौन सा बता दें, कौन सा बता दें। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन मैं ज़्यादा कभी कभी ले लेता हूँ कि थोड़ा दिमाग को ट्विस्ट में रखा जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे लगे कि नहीं ये एकदम ट्रेंड पे नहीं चल रहा है, थोड़ा सा मुड़ के भी देखना है, कहीं कहीं पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कौन सा सही नहीं है, फिर से क्वेश्चन आ गया, बताइए ज़रा। अब पुराणों के बारे में आपको अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है। देखिए, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। अच्छा, इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। अच्छा, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें, ठीक है। और डी, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे। क्या पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। बहुत सारे दोस्तों के लिए ये कठिन प्रश्न होगा, मैं सीधे क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इसका डी सही नहीं है, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा और देखिए क्या था कि वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी प्राचीन काल में, स्त्रियों को, शूद्रों को नहीं थी। कभी कभी आप देखेंगे कुछ जगहों पे बात लिखी गई है, थोड़ा आगे बदलाव आएगा तो उसमें भी चेंजेस आते हैं, लेकिन फ़िलहाल शुरुआत में ऐसा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे, ये गलत है। पुराणों को सुन सकते थे, ठीक है ना। वेद नहीं पढ़ सकते थे, पुराणों के बारे में सुन सकते थे, तो ये सही है। सॉरी, इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। इसके हिसाब से गलत कौन सा चुनना है, तो ये गलत है, तो हमारा उत्तर यही है। ये देखिए, इसके बाद चलते हैं आगे। 9वां प्रश्न देखिए। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी खूब पूछती है, लगभग हर साल किसी न किसी पर्सनालिटी से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि आर्यभट्ट का कार्यकाल क्या है, कालखंड क्या है, ठीक है ना। तो किस टाइम पीरियड में वो थे वो भी आपको जानना चाहिए, वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिलहाल पूछा गया है कि किससे संबंधित हैं, ज्योतिष, खगोल, गणित। इसका जो उत्तर है वो ये है, तीनों बातें सही हैं। इन्होंने तीनों फील्डों में काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। इसका सही उत्तर होगा कि ये ज्योतिष से भी संबंधित थे, खगोल के बारे में भी इन्होंने कई बातें बताई हैं, किताबें में लिखी हैं शास्त्र, और गणित के बारे में भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सारी बातें लिख दी गई हैं, आप इसको चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसकी पीडीएफ नोट जो है, ये सीरीज़ जो चल रही है, इसकी पीडीएफ नोट मैं लास्ट में दूंगा। जब सीरीज़ बंद होने वाली होगी तो उसके पहले ही सारी चीज़ें मैं बता के सीरीज़ बंद करके और तुरंत उसी दिन आपको पीडीएफ नोट दे दूंगा, ताकि एक बार अच्छे से आप रिवाइज़ कर लें। चलिए, 10वां क्वेश्चन देखिए। ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है पॉलिटी में। और इस तरह के क्वेश्चन जब हम स्थानीय शासन के बारे में पढ़ते हैं तो ज़्यादातर पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन नगरीय शासन के बारे में हम नहीं पढ़ते। वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी कठिन कभी कभी प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित के बारे में विचार करना है और बताना है कि सही क्या है। बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं और छोटे कस्बों का प्रशासन नगर पालिका चलाती है।
ध्यान रखिएगा। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। अगर आप शहर में ही रहते हैं, मतलब बाहर से पढ़ने नहीं आए हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा पता है। वैसे भी किताबें आपने पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ी है कक्षा 6 की, तो वहाँ भी शायद ये बातें हैं, ठीक है ना। अच्छा, पार्षद और पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, जबकि उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। ये नगरीय प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है, और इस साल, आने वाले साल मतलब 2023 प्रीलिम्स जो है, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। अगर आपने पढ़ा है और जैसे भी आपने तरीके निकाले हैं, अगर आपने सही आंसर देखा होगा तो इसका सही उत्तर होगा डी, ठीक है। ये तीनों कथन सही हैं। इन सारी बातों को दिमाग में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और उसकी व्याख्या यहाँ पर दे दी गई है। तो बस इसमें 10 प्रश्न ही लेते हैं। कल आपको 11 बजे इस सीरीज़ की वीडियो मिलेगी लगातार, और आज आंसर राइटिंग वाली वीडियो नहीं आई है, कल आपको वीडियो शाम को 6 बजे मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।